ऑडियो फाइल शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान, लेखक ब्रह्म वर्चस्व। चतुर्थ अध्याय आयुर्वेद का भौतिक रासायनिक सिद्धांत, फिजिको केमिकल कंसेप्ट। पंचमहाभूतवाद। आयुर्वेद में शरीर की पूर्वोक्त भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं की व्याख्या पंचमहाभूत द्वारा की जाती है। शरीर पांच भौतिक, इसके सभी उपादान कोषाणु, मूल धातु, यंत्र तंत्र, दोष धातु, मल पांच भौतिक है। आहार भी पांच भौतिक है तथा शरीर में विभिन्न अग्नियों द्वारा इसका जो परिणाम होता है वह वस्तुतः भौतिक परिवर्तन ही है। विभिन्न विपाक भूतों के उत्कर्ष प्रकर्ष के ही परिणाम स्वरूप होते हैं। इसी प्रकार औषध द्रव्य भी पांच भौतिक है तथा अपने गुणों से शरीर के एतत् गुणों को प्रभावित करते हैं। अतएव राजर्षि सुश्रुत ने कहा कि भूतों के अतिरिक्त चिकित्सा शास्त्र में कुछ विचारणीय है ही नहीं। भूत, महाभूत और दृश्य भूत। तन्मात्रा, परमाणु या सूक्ष्म रूप में इनकी संज्ञा भूत है। ये नित्य है, सभी कार्य द्रव्य इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। तन्मात्राओं से महाभूत उत्पन्न होते हैं, ये स्थूल होते हैं। उत्तरोत्तर महाभूतों में तन्मात्राएं अनुप्रविष्ट होती हैं, अर्थात आकाश महाभूत में तो केवल शब्द तन्मात्रा होती है, किंतु वायु महाभूत में स्पर्श तन्मात्रा के साथ शब्द तन्मात्रा भी अनुप्रविष्ट होती है। अतः उसमें आकाश के गुण भी विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार अग्नि महाभूत में आकाश, वायु, अग्नि, अप इन चारों के अनुप्रवेश जन्य गुण उपलब्ध होते हैं। वैशेषिक के परमाणुवाद के शब्दों में दो प्रकार के परमाणु के मिलने से द्वयणुक, तीन द्वयणुकों के मिलने से त्रसरेणु बनता है। त्रसरेणु की स्थिति में ही भूतों में महत्व यानी स्थूलता आती है और उनकी संज्ञा महाभूत होती है। पूर्वोक्त क्रम से वायु त्रसरेणु में आकाश का त्रसरेणु अनुप्रविष्ट होता है तथा उत्तरोत्तर महाभूतों में भी इस प्रकार के अनुप्रवेश क्रम होता है। इससे अन्यानुप्रवेश कहते हैं। इन महाभूतों के मिश्रण से जगत के दृश्य महाभूतों की उत्पत्ति होती है। इस प्रक्रिया को अन्योनुप्रवेश या पंचीकरण कहते हैं। इस प्रकार सभी दृश्य पदार्थ पांच भौतिक होते हैं। केवल महाभूतों के उत्कर्ष के अनुसार उनकी संज्ञा पार्थिव, आप्य आदि होती है। महाभूतों के विशिष्ट गुण। आकाश, वायु, अग्नि तथा पृथ्वी इन पांच महाभूतों में क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध ये विशेष गुण होते हैं, जिनका ग्रहण विशिष्ट इंद्रियों श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना तथा घ्राण के द्वारा होता है। इन विशिष्ट ज्ञानेन्द्रिय ग्राह्य गुणों के अतिरिक्त इनमें स्पर्शेंद्रिय ग्राह्य विशिष्ट गुण भी होते हैं, यथा 1 पृथ्वी खर, 2 जल द्रव, 3 वायु चल, 4 तेज उष्ण, 5 आकाश अप्रतिघात। पहला महाभूत आकाश। गुण शब्द, ज्ञानेन्द्रिय स्त्रोत्र, स्पर्शेंद्रिय ग्राह्य गुण, अप्रतिघात। दूसरा महाभूत वायु। गुण स्पर्श, ज्ञानेन्द्रिय त्वक, स्पर्शेंद्रिय ग्राह्य गुण चलत्व। तीसरा महाभूत अग्नि। गुण रूप, ज्ञानेन्द्रिय चक्षु, स्पर्शेंद्रिय ग्राह्य गुण उष्णत्व। चौथा महाभूत जल। गुण रस, ज्ञानेन्द्रिय रसना, स्पर्शेंद्रिय ग्राह्य गुण दवत्व। पांचवा महाभूत पृथ्वी। गुण गंध, ज्ञानेन्द्रिय घ्राण, स्पर्शेंद्रिय ग्राह्य गुण खरत्व। धातु। निरुक्ति एवं लक्षण। धा
धारण पोषणीय हो धातु से धातु शब्द निष्पन्न हुआ है। इसके अनुसार जो शरीर का धारण और पोषण करे उसे धातु कहते हैं। शुक्र ओजः पोषक तथा शरीर धारक होने से धातु ही है। ओज शरीर का धारक है, पोषक नहीं, अतः इसकी गणना धातु में नहीं की गई है। संख्या आयुर्वेद में 7 धातुएं माने गए हैं। 1 रस, 2 रक्त, 3 मांस, 4 मेद, 5 अस्थि, 6 मज्जा, 7 शुक्र। ओज 7 धातुओं का सार होने के कारण यह पृथक धातु परिगणित न होकर 7 धातुओं में ही अंतर्भूत है। स्त्रियों और बालकों में शुक्र अव्यक्त होता है, जो काल विशेष में व्यक्त होता है। सप्त धातुवाद आयुर्वेद का एक विशिष्ट धातुपाक सिद्धांत, मेटाबॉलिक कंसेप्ट धातुपाक। जो हम आहार लेते हैं उसके पाचन के बाद आहार रस बनता है तथा मूत्र पुरुष में मल बनते हैं। अस आहार रस का रसाग्नि के पाक होकर रस धातु बनता है। साथ साथ मल रूप में कफ उत्पत्ति होती है। इस प्रकार प्रत्येक पाक के परिणाम स्वरूप प्रसाद भाग और मल भाग बनते हैं। प्रसाद भाग में भी एक स्थूल अंश होता है जो स्थायी या पाश्य भाग कहलाता है और दूसरा सूक्ष्म अंश पोषक भाग होता है जिससे अगले धातु का पोषण होता है। इसी प्रकार आगे भी रक्त आदि धातुओं का अपनी अपनी अग्नि से पाक होकर प्रसाद मल में विभक्त भाग के स्थायी और पोषक 2 अंश बनते हैं। अंतिम धातु शुक्र में मल भाग नहीं होता, केवल प्रसाद भाग होता है। प्रसाद भाग से स्तन्य आदि उपधातुओं का भी पोषण होता है। उपधातु धातुओं के द्वारा अग्रिम धातु की उत्पत्ति के साथ साथ उपधातुओं का भी पोषण होता है, यथा स्तन्य आर्तव, रक्त से कंडरा और सीरा, मांस से वसा और त्वचाएं तथा भेद से स्नायु। अन्य धातुओं का पोषण न करने से इन्हें उपधातु के अंतर्गत रखा गया है। स्तन्य आप्य तथा आर्तव आग्नेय माना गया है। धातुओं के प्रकार अन्न पाक के परिणाम स्वरूप जिस प्रकार प्रसाद भाग तथा मल भाग 2 अंश बनते हैं, उसी प्रकार धातु पाक से भी प्रसाद भाग तथा मल भाग बनते हैं। प्रसाद भाग से रस रक्ताक्ति धातुओं का पोषण होता है तथा मल भाग से विभिन्न मल बनते हैं। धातुओं के मल निम्नांकित है। पहली धातु रस, मल, कफ, लसिका। दूसरी धातु रक्त, उसका मल पित्त। तीसरी धातु मांस, मल, कर्ण, नासा, अक्षि, प्रतनादि स्तोत्रों, मल। चौथा धातु मेद, मल, स्वेद। पांचवी धातु अस्थि, मल, केशलोमश्मश्रु। छठी धातु मज्जा, मल, नेत्रपुरुष, त्वक और स्नेह। शुक्र के पाक के केवल प्रसाद भाग ही बनता है जिसे ओज कहते हैं। इसमें मल भाग नहीं होता, अतएव कुछ लोग शुक्र का पाक भी स्वीकार नहीं करते। रस निरुक्ति जो निरंतर गतिशील हो उसे रस कहते हैं। गति शब्द यहाँ गमन तथा परिणमन दोनों अर्थों में प्रयुक्त है। रस शरीर में चक्रवत भ्रमण करता हुआ तत्तद धातुओं के रूप में परिणत होकर उनका पोषण करता है। लक्षण सम्यक परिपक्व आहार का जो प्रसाद भूत सार भाग है वह रस कहलाता है। यह परम सूक्ष्म होने के कारण शरीर के समस्त अवयवों तथा दोष धातु मलों में पहुंचता है। प्रमाण 9 अंजलि बताया गया है। द्विविध रस 2 प्रकार का होता है, एक पोष्य या स्थायी रस और दूसरा पोषक रस। वस्तुतः पोष्य रस ही रस धातु है तथा पोषक रस की संज्ञा अन्नपान रस या आहार रस है। प्रतिदिन आहार से रस धातु पोषित होता है।
आधुनिक दृष्टि से रस धातु रक्त रस यानी ब्लड प्लाज्मा तथा आधार रस स्नेह रस खाइल है। स्थान: रस धातु हृदय में स्थित होता है। आहार रस महास्त्रोत द्वारा शोषित होकर हृदय में पहुंचकर इस रस धातु को आप्यायित करता रहता है। कर्म: रस धातु के निम्नांकित कर्म कहे गए हैं। 1 तर्पण, 2 वर्धन, 3 धारण, 4 यापन, 5 जीवन। रसज विकार: अत्यधिक आहार लेने से, अतिमात्रा में गुरु, शीत एवं स्निग्ध भोजन करने से तथा अत्यधिक श्रम से रस व स्रोत दूषित होकर रसज विकार उत्पन्न होता है। ये विकार है अश्रद्धा, अरुचि, मुखवैरस्य, अरसज्ञता, हल्लास, गौरव, तंद्रा, अंगमर्द, ज्वर, तमः प्रवेश, पांडुत्व, श्रोतोरोध, कलैव्य, ग्लानि, कार्श्य, अग्निमांद्य, पलित। रस के उपधातु और मल: स्तन्य तथा आर्तव रस के उपधातु हैं तथा कफ इसका मल है। धातु चक्र में अनुधारित होते हुए रस धातु के कोशिकाओं द्वारा स्तृत होकर बाहर निकलता हुआ अंश लसिका कहा जाता है। वस्तुतः यह आयुर्वेदोक्त कफ ही है, क्योंकि एक तो यह बहिर्मुख होता है, मल बहिर्मुख होते हैं, और दूसरे यह जल रूप है जिससे शरीर के मूल धातु आप्लावित रहते हैं। लसिका: जब रक्त कोशिकाओं से होकर बहता है तब उसका द्रव भाग यानी कि रक्त रस कुछ भौतिक, रासायनिक या शारीरिक प्रक्रियाओं से केशिकाओं की पतली दीवारों से छन कर बाहर आ जाता है और धातुओं के निकट संपर्क में आता है। बाहर निकलता हुआ यह रक्त रस लसिका कहलाता है। इस प्रकार लसिका एक प्रकार का रक्त है जिससे रक्त कण पृथक कर लिए गए हैं। धातुओं की उत्पत्ति स्थान से लेकर रसकुल्य तक लसिका के संपूर्ण भाग में उसकी गतिविधि पर लसिका ग्रंथियों का प्रभाव पड़ता है। यही नहीं, एक धातु से आई हुई लसिका दूसरे धातु से आई हुई लसिका से बिल्कुल भिन्न प्रतीत होती है और यह भिन्नता धातु की क्रियाशीलता से अधिक स्पष्ट हो जाती है। सबसे अधिक स्पष्ट भिन्नता पाचन काल में पाचन नलिका से आई हुई लसिका, जिसे अन्न रस कहते हैं, तथा शरीर के अन्य भागों से आई हुई लसिका में दृष्टिगोचर होती है। तब पाचन नहीं होता रहता है, तब पयस्विनी नलिकाओं में बहने वाले द्रव भाग तथा अन्य अंगों की लसिका में अधिक अंतर नहीं होता। पाचन काल में रसकुल्या में बहने वाला द्रव भाग लसिका के सामान्य स्वरूप का निर्देशक होता है। भौतिक धर्म तथा रासायनिक संगठन: लसिका क्षारीय, स्वच्छ, पारदर्शक या कुछ गाढ़ा द्रव पदार्थ होता है जिसमें लगभग 94 से 96% जल तथा 4 से 6% ठोस भाग होता है। ठोस पदार्थों में मुख्य भाग मांस तत्वों का होता है। रासायनिक संगठन में यह रक्त रस के समान ही होता है, केवल मांस तत्वों का जहां तक प्रश्न है कुछ पतला होता है। इसमें मांस तत्वों का परिणाम अवस्थाओं तथा शरीर के अवयव के अनुसार बदलता रहता है। यथा यकृत से आई हुई लसिका में शाखाओं की अपेक्षा मांस तत्व अधिक, इसमें लसिका वर्ग के श्वेत कण भी होते हैं। यदि लसिका को चुपचाप छोड़ दिया जाए तो वह जम जाता है। उसमें धातु सत्व मिलाने पर उसका थक्का कुछ अधिक कठिन हो जाता है। लसिका में स्नेह की मात्रा पाचन के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। स्नेह प्रधान भोजन के बाद शीघ्र ही लसिका का रूप दुग्ध के समान सफेद और गाढ़ा हो जाता है। यह अन्न रस में स्नेह की उपस्थिति का परिणाम होता है और इसलिए उदर की अन्न रस वाहिनियां पयस्विनी कहलाती हैं। सूक्ष्मदर्शक यंत्र से देखने पर पारदर्शक लसिका में अनेक रंग रहित कण पाए जाते हैं जिन्हें
लसिकाणु यानी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, जो श्वेत कण के सदृश ही होते हैं। इनमें बड़े केंद्रक तथा थोड़ा कोश स्तर होता है तथा आमीविक गति भी इनमें देखी जाती है। विभिन्न प्राणियों में इनकी संख्या में भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भी अंतर देखा जाता है। लसिका में उनकी संख्या उतनी ही होती है जितनी श्वेत कणों की रक्त में। वे लसिका के साथ रक्त में चले जाते हैं और तब उनकी संज्ञा श्वेत कण हो जाती है। ये लसिका ग्रंथियों तथा अन्य लसिका तंतुओं का तथा उपजिह्विका, बाल, ग्रैवेयक, प्लीहा आदि में उत्पन्न होते हैं। इन स्थानों से बाहर निकलने वाली लसिका में आने वाली लसिका की अपेक्षा लसिका कणुओं की संख्या अधिक होती है। लसिका निर्माण। रक्तवाह स्त्रोतों से छानकर रक्तरस के लसिका कोशों में आने के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रचलित है। इनमें अभी दो विचार मुख्य है। पहला, केशिकाओं में जब रक्त बहता है तब स्पंदन और प्रसरण की भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा रक्तरस से लसिका का निर्माण होता है। दूसरा, केशिकाओं की दीवार बनाने वाले अंतस्तर के कोशाणुओं की सक्रिय उद्रेचक प्रक्रियाओं से लसिका का निर्माण होता है।